नमस्कार बच्चों सुबह मैंने एक समाज विज्ञान की वीडियो डाली थी। भाग 1 था, जो कि उस वीडियो में मैंने आपको कक्षा 8वीं 16 तारीख को जो आपका पेपर होने जा रहा है समाज विज्ञान का, उसका मैंने 1 से 10 तक के प्रश्न बताए थे। और अब जो ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं, ये भाग 2 है। ये क्या है? भाग 2 है। और भाग 1 आपने नहीं देखा है तो आप सबसे पहले भाग 1 देख लीजिए, उसके बाद यह वीडियो देखिए, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं आपको 1 से 10 तक के प्रश्न नहीं बताऊंगा। यहाँ से मैं सीधा 11वें प्रश्न से स्टार्ट करके 22वें प्रश्न तक बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाती है, मतलब लंबी हो जाती है वीडियो, और इसमें आपको दिक्कत जाएगी, मतलब देखने में भी आपको प्रॉब्लम जाएगी। आधा घंटे की वीडियो बनेगी, तो इसलिए मैं 10 मिनट की वीडियो 15 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। इसलिए मैंने दो पार्ट्स में इन वीडियो को बनाया है। इसलिए आप सबसे पहले भाग 1 को देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा है तो उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए। इसमें मैं अगर आप लोगों ने देख ली है तो आप इसको कंटिन्यू रखिए, मतलब ये देखते रहिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये 11वां प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 11वें प्रश्न में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। दोस्तों बच्चों, आप लोगों को एक चीज़ पता होगी, समाज विज्ञान में आप लोगों को 2 दिन का गैप मिला है। 2 दिन का गैप पता है क्यों दिया गया? क्योंकि समाज विज्ञान जो रहती है वो क्या रहती, थोड़ी सी लेंदी रहती, मतलब लंबे लंबे प्रश्न रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा 2-2, 3-3, 5-5, 6-6, 10-10 लाइनों के आपको प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे इसमें, और इनको याद करने में भी दिक्कत जाती है। इसलिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा थोड़ा आपको समझाता भी जाऊँगा प्रश्नों के उत्तरों को, जिससे आपको याद करने में थोड़ी सी सहूलियत जाए, है ना। इस वजह से आप लोगों को याद भी जल्दी हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं 11वें प्रश्न को। सबसे पहले देखते हैं अपन लोग 11वें प्रश्न में दिया गया है कि पूछा गया है कि सेलों के जो सेल रहते हैं, सेलों के प्रकार लिखते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो सेल क्या रहते हैं, आपने देखा होगा, सेल जो अपन लोग बैटरी वगैरह में लगाते हैं, सेल जानते हैं ना आप लोग। सेल बहुत सारी घड़ियों में यूज़ करते हैं सेल। उसके बाद आपने देखा बैटरियों में सेल यूज़ करते हैं, और मतलब टॉर्च वगैरह में सेल यूज़ करते हैं। ऐसे रहते, कोई गोलाकार सेल रहते हैं बहुत सारे, और जो घड़ियों में सेल यूज़ करते हैं छोटे छोटे, वो ऐसे सेल रहते हैं। तो वो सेल, इन्होंने यही पूछा था कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के सेल होते हैं। जैसे अग्नेय सेल होता है एक, और एक होता है अवसादी सेल, और एक होता है कायांतरिक सेल। उसके बाद देखिए, इसमें उदाहरण दिया गया है ग्रेनाइट और बेसाल्ट सेल होता है, ये सेल की उसमें दिया रहता है। और कोयला बलुआ पत्थर वाला सेल रहता है, एक चूना पत्थर संगमरमर वाला रहता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। 12वां प्रश्न पूछा गया है हमसे कि जल चक्र क्या क्या होता है, जल चक्र क्या कहलाता है, इसमें पूछा गया है। तो इसमें अपन लोग देखते हैं जल चक्र क्या कहलाता है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्प होता है, मतलब जल में क्या बनती है, भाप बनती है। सबसे पहले जब सूर्य के ताप से जो जल भरा रहता है, जैसे तालाबों में रहता है जल, बहुत ज़्यादा मात्रा में भरा रहता है तालाबों में, नदियों में, तो ये क्या रहता है, ये जब इस पर ताप, मतलब सूर्य की ताप, मतलब सूर्य की गर्मी पड़ती है, तो जैसे ये सूर्य की गर्मी पड़ी इसके ऊपर, तो क्या हुआ, ये वाष्प हुआ। वाष्प मतलब ये भाप बना। उसके बाद ये क्या हुआ, ठंडा होता है, होने पर जल वाष्प के रूप में संगठित होकर बादल और फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर नीचे गिरता है। जो ये साइकिल बन रही है, पहले क्या हुआ, सूर्य की रोशनी है, सूर्य की रोशनी के कारण जो जल है तालाबों का, नदियों का, वो क्या बना, वाष्प बनकर उड़ गया। तो ये उड़ने के बाद ये छोटे छोटे कण में विभाजित हो जाता है, और जो विभाजित होकर क्या होता है, ये बद्दल के रूप में ऊपर चला जाता है। जो बद्दल बनते हैं उसके बाद ये क्या होता है, वर्षा होती है, बद्दलों से पृथ्वी पर आके नीचे गिरती है वर्षा के रूप में। तो ये साइकिल है, जो ये चक्र है, इसी चक्र को क्या कहा जाता है, जल चक्र कहा जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा प्रश्न सरल है, अगर आपको ये परिभाषा याद नहीं होती है तो अपने मन से भी लिख के आ सकते हैं। जैसा कि इसमें लिखा गया, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्प होता है, ठंडा होने पर जल वाष्प के रूप में संगठित होकर बादल एवं फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर नीचे गिरता है। जल लगातार अपना स्वरूप बदलता रहता है, इसे क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। देखिए बच्चों, उसके बाद दिया गया है 13वें प्रश्न पूछा गया है, दी गई स्थलाकृतियों को सारणी अनुसार पूर्ण कीजिए। अपन को क्या करना था, इसमें आकृति दी गई थी, जैसे लोएस का मैदान, ये लोएस का मैदान क्या दिया गया है, निर्मित स्थलाकृति, कुछ स्थलाकृति रहती है, जैसे लोहित का मैदान डेल्टा हो गया, या फिर बालू का टिब्बा हो गया। तो ये सब है, आपको ये बताना है इसमें निक्षेपण शक्ति का नाम बताना है। तो निक्षेपण शक्ति क्या होती है, तो जैसे आपने देखा होगा, ये मैदान वगैरह बहुत बड़े बड़े मैदान रहते हैं, जो खेलने वाले मैदान, ये इन वाले मैदानों की बात नहीं कर रहा। जैसे बहुत बड़े मैदान, आपने जैसे कुरुक्षेत्र का मैदान हो गया, बहुत बड़ा मैदान है उधर पे, है ना। तो आप देख सकते हैं वैसे ये मैदान है। तो जो ये मैदान है, ये कैसे बनते हैं, ये निक्षेपण की शक्ति इनकी क्या रहती है, तो ये क्या रहते हैं, पवन के अपर्दन से बनते हैं। ये सब मैदान कैसे बनते हैं, पवन के अपर्दन से। तो आपको ये बताना
बात है कि ये बंदर कैसे निर्मित होते हैं, तो ये पवन के अपर्दन से निर्मित होते हैं। और डेल्टा वगैरह है, जैसे नदियों में जो डेल्टा बनाती हैं नदियाँ, जैसे नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी डेल्टा बनाती है, तो नदियों के निक्षेपण से क्या बनते हैं, ये डेल्टा बनते हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ दिया गया है बालू का टिब्बा। आपने देखा होगा बालू का टिब्बा ऐसे रहता है, बालू का टिब्बा ऐसे ऐसे कौन रहता है, तो ये पर्वत रहते हैं, पवन के कारण वो क्या रहते हैं, पर्वतों का अपर्दन हो जाता है। मतलब बहुत सालों में हवा रहती है, उनको काट काट कर उनका अपर्दन करती रहती है और ये बालू का टिब्बा बन जाता है। इसी प्रकार जो नदी रहती है वो उसमें जो निक्षेपण होता है, जो मिट्टी वगैरह निकलती है, उससे क्या बनता है, डेल्टा बनता है। आप अगर देखेंगे कि नर्मदा नदी जहाँ पर समुद्र में समाती है, मतलब अरेबियन सी में, अरब के सागर में जाकर मिलती है, तो अरब के सागर में क्या करती है, वो पूरी मिट्टी ले जाकर वहाँ पर डेल्टा बना देती है। तो ये नदी बनाती है, डेल्टा कौन बनाती है, नदी बनाती। बालू का टिब्बा पवन के अपर्दन से होता है और लोयस का मैदान भी पवन के अपर्दन से बनता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए ये यहाँ पर सॉरी गलत दिया गया, बालू का टिब्बा चट्टानों के अपर्दन से बनता है। चट्टानें जो रहती है ना वो टूट टूट कर बनती है, पवन का अपर्दन नहीं आएगा बच्चों, ये गलत दिया गया है। इसमें आपको यहाँ पर क्या लिख लेना है, यहाँ पर आपको लिख लेना है कि इधर पर लिख लेना आपको क्या, चट्टानों की टूट कर बनता। कैसे, चट्टानों को टूट कर बनाते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, चट्टानों को टूट कर। यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ, चट्टानों, ये नदी क्या रहता है, ये पवन अपर्दन करती है, और जो बालू का टिब्बा होता है वो चट्टान रहती है। जैसे चट्टान है तो हवा इसको क्या करती है, हवा से अपर्दन होता है। क्या का अपर्दन होता है, चट्टानों का अपर्दन होता है, चट्टानों का अपर्दन होता है। क्या होता है, अपर्दन होता है चट्टानों का, उसके कारण बालू का टिब्बा बनता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न दिया गया है हमें, 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं द्वारा किन दो तरह की इमारतों का निर्माण किया गया, लिखिए। जो आपने देखो 18वीं और क्या बोलते हैं इसको, 18वीं और 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच बहुत से राजा आए, तो उन लोगों के द्वारा 2 तरह की इमारतों का निर्माण लिखना। आप कोई भी 2 तरह की इमारतों का निर्माण लिख सकते। जैसे पहली तरह की इमारत में सुरक्षित संरक्षित और आराम के लिए भव्य जगह है, जिसमें किले, महल, मकबरे शामिल थे, बहुत सारे उन्होंने बनाए गए। जैसे दूसरी श्रेणी में उन्होंने क्या बनवाया, मंदिर वगैरह बनवाए उन्होंने, है ना, मंदिर, मस्जिद, हौज वगैरह ये सब उन्होंने बनवाए। और ये देखिए यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें बनवाते थे पहले के राजा लोग। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप ये 14 प्रश्न लिख लेंगे। उसके बाद इसमें देखिए 15 प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत काल के 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो दिल्ली सल्तनत थी ना उसकी 3 विशेषताएं लिखनी थी। तो पहली विशेषता ये लिखी गई है, दूसरी विशेषता ये है, तीसरी विशेषता ये है। तो समझते अपन लोग सबसे पहली विशेषता को। तो पहली विशेषता इसमें यह है, सल्तनत काल में सुल्तानों द्वारा बनाई गई मस्जिदों में सबसे पहली कुब्बत उल इस्लामिक मस्जिद। ये बहुत महत्वपूर्ण इस्लामिक मस्जिद है, आपको अच्छे से याद करके जाना है अपनी परीक्षा में। कौन सी मस्जिद है ये, कुब्बत उल इस्लामिक मस्जिद। 2-3 बार बोलिए, याद हो जाएगी, कुब्बत उल इस्लामिक मस्जिद। आपको ये लिख के आना है कि दिल्ली सल्तनत काल में सुल्तानों के द्वारा बनाई गई मस्जिद का नाम क्या था, कुब्बत उल इस्लामिक मस्जिद। उसके बाद देखिए सल्तनत काल में इस्लामी और स्थानीय स्थापत्य शैलियों के सम्मिश्रण के रूप में झंडे इस्लामिक स्थापत्य शैली का विकास हुआ। और क्या का, जो इंडो इस्लामिक स्थापित शैली का निर्माण हुआ। कौन सी शैली का, ये आपको सबसे पहली चीज़ ये मस्जिद याद रखनी है। पहले पॉइंट में कौन सी मस्जिद है, कुब्बत उल इस्लामिक मस्जिद। और दूसरे वाले पॉइंट में आपको याद रखना है एक शैली का निर्माण हुआ था, शैली। तो वो शैली का नाम क्या था, इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली। कौन सी, इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली। और तीसरे पॉइंट में देखिए, तीसरे पॉइंट में अपन को जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली थी, ये किसके क्रमिक विकास की प्रक्रिया के द्वारा 1206 ईस्वी में हुई थी। तो ये 3 क्या थी, महत्वपूर्ण जानकारी, विशेषताएं थी कुछ दिल्ली सल्तनत की, वो इसमें मैंने आपको बताई। उसके बाद देखिए 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि जनजातीय समाज के जीविकोपार्जन के क्या क्या साधन थे। कोई 3 विशेषता लिखनी है। जो जनजाति वगैरह थी ना, तो जिन जनजातियों के जीवन को उपकार मतलब उत्तर्जन के लिए, मतलब उनको बढ़ाने के लिए क्या क्या उनके साधन थे। तो अपन को इसी में इस प्रश्न में यही लिखना है। तो अपन को देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है मैंने कि प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के संबंध से जुड़े होते थे और कई जनजातियाँ खेती से अपना जीवन को पार्जन करती थी। कुछ दूर जातियों के लोग शिकारी, संग्राहक और पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए उन गतिविधियों का मिला जुला कर रूप अपनाते थे। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, लोकतंत्र में समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में
किए गए कोई 3 प्रावधान लिखने हैं। जो संविधान है अपन लोगों का, उस संविधान में लोकतंत्र में समानता के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए अपन को ये लिखना है। तो कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान हो, सबसे पहला प्रावधान ये लाया गया था। कौन सा प्रावधान लाया गया था सबसे पहले? कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान हो। दूसरा प्रावधान देखिए, दूसरा प्रावधान लाया गया था हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सके। जो व्यक्ति हैं हर व्यक्ति कहाँ जा सके? सार्वजनिक स्थानों पर जा सके, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। और इसमें देखिए तीसरा पॉइंट था जो इसमें प्रावधान लाया गया था संविधान में, छुआछूत का उन्मूलन। कौन सा लाया गया था? तीसरा, छुआछूत का उन्मूलन। आप इसको 3-4 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। पहला सबसे पहले याद करिए आप, पहला कौन सा था? हर व्यक्ति की समान दृष्टि से उसका कानून बनाना। दूसरा क्या था? हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति हो जाए। और इसके बाद तीसरा क्या था? छुआछूत का उन्मूलन था। ये 3 आपको पॉइंट याद करने हैं, एक एक नंबर के 1 पॉइंट है। ये प्रावधान लिख दिए ना आपको। 18 प्रश्न में देखिए, 18 प्रश्न हमसे पूछा गया है कि विधायक बनने के लिए आवश्यक अर्हताएं कौन कौन सी? अर्हताएं मतलब इसमें कौन कौन सी एलिजिबिलिटी रहती है। मतलब जैसे आप देखेंगे कि कोई भी अगर आप फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें कुछ भी नियम रहते हैं कि आपको 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए। इसीलिए अगर आप मान लो विधायक का अगर आपको फॉर्म भरना है, मतलब आपको फॉर्म भरना है, सरपंच का फॉर्म भरते हैं, सरपंच में कुछ विशेषता रहती होंगी कि भाई ये चीज़ इसकी रहनी चाहिए, 8वीं पास रहना चाहिए, कि फेल रहना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका रहता है। जैसे आप कोई भी अगर 12वीं 10वीं पास करेंगे, जैसे पुलिस का फॉर्म भरना आपको, तो पुलिस में क्या मांगा जाता है कि भाई 12वीं पास होनी चाहिए बंदे की, है ना, और इतने इतने % होने चाहिए उसके, ऐसा रहता है। तो इसमें इसी प्रकार इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि विधायक की कौन कौन सी अर्हताएं होती हैं, मतलब क्या क्या रहना चाहिए अगर आप विधायक का फॉर्म भरना चाहते हैं। सबसे पहले क्या रहना चाहिए? वो सबसे पहले वह भारतीय होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, भारतीय होना चाहिए सबसे पहले। और दूसरा क्या होना चाहिए? वो 25 से ज़्यादा रहना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा सरपंच जी का फॉर्म भरने के लिए 21 साल इसमें उम्र दी गई है, और इसमें क्या है 25 साल है विधायक की। उसके बाद देखिए तीसरा, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। वह लाभ के पद पर ना हो मतलब ऐसा कि उसको कोई नौकरी ना कर रहा हो, मतलब सरकारी नौकरी ना कर रहा हो। अगर वह लाभ के पद पर रहेगा तो उसको विधायक का फॉर्म भरने नहीं मिलेगा। अगर वो लाभ के पद पर नहीं है तो उसको फॉर्म भरने मिल जाएगा। इसलिए इस पॉइंट में यही दिया गया है, वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब उसको सरकार की तरफ से कोई पैसा ना मिल रहा हो, तभी वह इसके योग्य है, मतलब विधायक के फॉर्म भरने योग्य है। ये योग्यताएं हैं उसकी। उसके बाद देखिए दिवालिया या पागल ना हो। भाई अगर वो दिवालिया होगा या फिर पागल होगा तो भाई कैसे सरकार को चला पाएगा? विधायक का फॉर्म भरना है तो वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया आप लोग समझते, दिवालिया मतलब क्या होता है? दिवालिया मतलब होता है कि उसको कोई लोन वगैरह ना हो उसके ऊपर। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, मतलब कर्जा ले लेते हैं, तो उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? वो पागल नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण इसकी अर्हता है विधायक की, आपको याद कर रखनी है, और बहुत सरल हैं। देखिए सबसे पहले इसमें यह था कि भाई नागरिक होना चाहिए भारत का, 25 होनी चाहिए इसमें उम्र, वो दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए, वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बस ऐसे आप लिख के आ जाएंगे। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न पूछा गया है इसमें कि लोकतंत्र में जनसंचार माध्यम की भूमिका लिखिए। जैसे आप लोग जानते हैं जनसंचार क्या क्या होते हैं। जनसंचार के मतलब एक प्रकार से स्रोत क्या क्या हो गए आपके, मोबाइल हो गया, टीवी वगैरह, ये सब क्या है जनसंचार के कारण वो है तो माध्यम है। तो देखिए सबसे पहले इसमें अपन को यही लिखना है कि लोकतंत्र में जनसंचार की क्या क्या भूमिका है। तो आपने देखा होगा कि जनसंचार माध्यम केवल उपभोक्ता समूह के विज्ञापन तक ही सीमित नहीं है। सिर्फ जो जनसंचार का माध्यम है सिर्फ वो विज्ञापन अकेला नहीं करवाता है ना, इसके माध्यम से देश विदेश की सूचना, सरकार के कार्य, जनहित से संबंधित जनता के विचारों को सरकार तक पहुंचाना, वो क्या करवाता है? जो सरकार के कोई भी सूचना आई है सरकार ने, जैसे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो उन्होंने कोई सूचना दी तो वो अपन लोगों को पता चल जाती है। किसके कारण पता चलती है? जनसंचार के माध्यम से। जनसंचार का माध्यम जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, ये सब क्या है? जनसंचार के माध्यम है। तो इनसे हमें क्या होता है, सरकार की जो कोई भी सूचना आती, कोई भी अपडेट आती है तो अपन को पता चल जाती है। यही इसके क्या है? भूमिका है अपने यहाँ जनसंचार की। जैसे हमारे पास की सूचना से अवगत कराना है ना, इसलिए जनसंचार माध्यम से स्वतंत्र और संतुलित रिपोर्ट की अपेक्षा की जाती है। बस आपको यही लिखना था। इसमें बहुत सरल क्वेश्चन आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न, देखिए 20वां प्रश्न पूछा गया है कि बाजार
और मोहल्ला में अंतर दिखना था। इसमें पूछा है साप्ताहिक बाजार और मोहल्ला दुकानों में। तो आप लोग सभी जानते हैं कि बाजार क्या रहता है, एक साप्ताहिक बाजार लगता है, मोहल्ला में कुछ बाजार लगती, दुकानें खुली रहती हैं, बस वही अंतर लिखना है। जैसे किसी एक निश्चित दिन लगता है, बाजार क्या होता है, किसी एक निश्चित दिन लगता है, और उसके बाद साप्ताहिक में सभी दिन खुले रहते हैं। उसके बाद देखिए वस्तुएं जो रहती हैं सस्ते दामों पर मिल जाती हैं, और इसमें क्या रहता है पक्की और स्थायी, इसमें वस्तुएं रहती हैं, अलग से कोई कर्मचारी नहीं लगाने पड़ते। इसमें क्या रहता है घर के आसपास के लोग क्या होते हैं अपने मोहल्ले की दुकानें चला लेते हैं। इसमें ये इसके अंतर हो जाएंगे। और आपको अगर कोई अंतर लग रहा हो अपने मन से कि हाँ इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, तो आप इसमें जोड़ सकते हैं वो अंतर भी। उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न हमसे पूछा गया। यहाँ से दोस्तों एक बात याद रखना, आप लोग ये कमेंट ना करना बिल्कुल भी कि सर बहुत बड़े बड़े प्रश्न बताए हैं, क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान है, इसमें बड़े प्रश्न रहते ही हैं और आपको ये याद करने पड़ेंगे। अगर आप इसमें कुछ भी छोड़ते हो तो आपको नंबर कम मिलेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर का है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है 5 नंबर का है, और इसमें दिया भी गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का मतलब ही होता है कि बड़े प्रश्न। तो इसमें पूरा पूछा गया है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया, प्राकृतिक आपदा। तो अब आपको समझाना पड़ेगा कि प्राकृतिक आपदा का मतलब क्या होता है। सबसे पहले 2 लाइनों में मैंने यही बताया है इसमें कि प्राकृतिक आपदा का मतलब क्या होता है। उसके बाद इसने पूछा था कि आपदा आने पर आप बचाव किस प्रकार करेंगे। तो अब इसके मैंने 3-4 पॉइंट बता दिए। जैसे 5 नंबर का है तो आपको लगभग 5 पॉइंट तो लिख के आने पड़ेंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे, है ना। जैसे अगर आप इसमें प्राकृतिक आपदा का डेफिनेशन लिख के आएंगे तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद देखिए भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन एवं सुनामी ऐसी प्रक्रिया है जो अचानक होती है। इसमें प्राकृतिक सतह पर अत्यधिक हानि होती है, उन्हें प्राकृतिक आपदाएं भी कहा जाता है। इनकी आने 2 कारण होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक कौन सा, मानव जनित आपदा। आपने देखा होगा कि भाई बाढ़ आ गई, जैसे बाढ़ आ जाती है बहुत सारी जगह, है ना। कहीं कहीं पर क्या होता है भूकंप आ जाता है, ये सब क्या है प्राकृतिक आपदाएं। कहीं कहीं वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी आ जाता है, ये सब क्या है प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो ये प्राकृतिक आपदाएं किस कारण आती हैं, आप खुद सोचिए। प्राकृतिक बाढ़ किस कारण आती है, बाढ़ आती है कि गाँव में और बहुत जहाँ भी बाढ़ आती है वहाँ पर नदियों के लिए अच्छे से स्पेस, नहरें वगैरह नहीं बनाई जाती हैं। अगर आप नहरें बना दोगे तो गाँव में जो नदियाँ बहती हैं वो नदियाँ बरसात की बाढ़ सह लेंगी, और उसमें क्या नहीं बनाए जाते, बांध वगैरह नहीं बनाए जाते, इस वजह से बाढ़ आती है। तो आपको यही कारण लिखने हैं कि किस वजह से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आती हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं आप समझ गए क्या क्या होती हैं, मतलब जो अपन की प्रकृति के कारण अपन को जो परेशानी हो जाती है, मतलब प्रकृति की जो क्या क्या हो गया, ज्वालामुखी फूट गई, प्रकृति है, प्रकृति के कारण आपदा आई अपने ऊपर। और जैसे बाढ़ आ गई तो अपने ऊपर आपदा आई प्रकृति के कारण, ये प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं इनको, है ना। जैसे भूकंप आया तो ये प्रकृति के द्वारा आया, पर अब नुकसान किसको हुआ, अपन को हुआ, तो प्राकृतिक आपदा हो गई ये सब। तो आपको इसमें यही लिखना था कि प्राकृतिक आपदा किस कारण आती, किसे कहते हैं, और इसके बचाव के लिए क्या क्या कारण हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसमें 3 कारण बताए गए हैं, और अगर आप इनको पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, और अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे बताइए। और मैंने आपको समझा तो दिया है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि क्या क्या बचाव के लिए कारण लिखने। जैसे भूकंप आ गया तो भूकंप में आप लोग लिख सकते हैं क्या क्या, मतलब बाहर खड़े हो जाओ, खुले में खड़े हो जाना चाहिए, ये सब लिखे हैं। इमारतों के नीचे खड़े ना हो, है ना। जैसे कमरे के कोने में खड़े हो जाए, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि समानता से क्या आशा है। ये भी मित्रों 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पूछा गया समानता। तो समानता आप सभी लोग जानते हैं कि समानता मतलब होता है सब लोग एक समान होने चाहिए, है ना। इसका मतलब समानता का यही रहता है शाब्दिक, अगर अपन सही से अर्थ देखें तो समानता मतलब एक सा बंटवारा हो जाए सभी में, ये नहीं कि किसी को ज़्यादा दे दिया किसी को कम दे दिया, ये समानता होती है कि सबको एक सा दिया जाए, तो इसका मतलब समानता है। पर यहाँ पर समानता का मतलब अपन को अर्थ ये बताना है कि सामाजिक में समानता कैसी क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका आशय क्या है, इस प्रश्न में अपन को ये बताना था। और इसमें कुछ योजनाएं भी लिखनी थी इस प्रश्न में कि जो सरकार द्वारा चलाई गई योजना है वह कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें अपन लोग देखें कि इसमें पूछा गया है, मतलब इसमें पूछा है समानता। समानता अपन लोग बताएंगे समानता मतलब क्या होता है। जैसे सामाजिक संदर्भों में समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ से, जिसमें उस समाज के सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। सामाजिक समानता के लिए कानून के समान होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, समानता कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, समानता कहते हैं।
उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया था, अगला प्रश्न था इसी में कि योजनाओं के नाम लिखना था। तो जो समानता के लिए कुछ सरकार द्वारा योजना चलाई गई हैं उनमें मैंने बता दिया, ये पहली योजना हो गई, ये दूसरी है, ये तीसरी है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन, सभी को क्या सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन दी है सरकार ने। जैसे कन्याओं के लिए जो रहती है अभिभावक पेंशन दिया है कोई कोई के लिए। और उसके बाद जो अभी अभी अविवाहित पेंशन दी है योजना, ये भी चलाई, जो विवाहित रहती हैं, जो अविवाहित महिलाएं रहती हैं उनके लिए पेंशन योजना चलाई गई। तो ये कुछ योजनाएं थी मैंने बताई हैं, और मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है जितना मुझसे बन सका। और बच्चों, आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट हो उसमें मैं आपका बिल्कुल निराकरण करूंगा, अच्छे से आपको बता दूंगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं, उसमें मैं आपको बता दूंगा इस क्वेश्चन में ये लिखना है, बता दूंगा जो भी डाउट रहेगा आपको। और मित्रों, आप लोग अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले जो भी आपके अपडेट होंगे, जो भी आपके स्कूल में एक्टिविटियां कराई जाती है, वो सभी मैं इस यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो लाइक आई हो, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।